इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं हरियाणा शिक्षा जगत में जाने माने नाम डॉक्टर केसी भारद्वाज से। जीवन के सोपान चढ़ते चढ़ते आज वो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कार्यरत हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं, आपने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की और किन किन पदों पे पहुँचते हुए आज आप यहाँ तक पहुँचे, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत साधारण परिवार से, किसान परिवार से हूँ और मेरा बड़ा हम्बल राइज है। ये सुख सुविधाएं हमें नहीं थी, इतनी पढ़ने की भी नहीं थी और मेरे गांव में एक स्कूल 8वीं तक हुआ करता था। इसके बाद मुझे महेंद्रगढ़ हाई स्कूल में जाना पड़ता था। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम जाया करते थे और गर्मी की, सर्दी की सभी उन कठिनाइयों को झेलते हुए बड़ी छोटी उम्र में ही मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली थी और उस सर्विस के अंदर ही ऐसा सोचा करते थे कि मेहनत करके और मुकाम हासिल करना है। इस प्रकार की सोच हमारे दिमाग में रहती थी। तो जहाँ भी कोई वैकेंसी वगैरह निकलती थी तो मैं जनरली अप्लाई कर दिया करता था और परमात्मा की कृपा ऐसी रही कि जहाँ मैंने अप्लाई किया वहाँ पर मैं सिलेक्ट होया करता। अल्टीमेटली मैंने ये MD यूनिवर्सिटी रोहतक ज्वाइन किया और वहाँ अच्छे आदमियों के सानिध्य में आया। उनकी मार्गदर्शन से और भगवान की मेहरबानी से और अपनी मेहनत के बल पर आज मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। सर, जहां विश्वविद्यालय में आपके आने का जिक्र होता है वहां चौधरी हरद्वारी लाल जी का जिक्र अक्सर आता है। लोगों में जिज्ञासा होती है आपके और उनके संबंधों को लेके, आपको किस तरह का उनका सानिध्य मिला। खासतौर पे हरद्वारी लाल जी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो ये मानते थे कि हरियाणा में तो 1.5 पढ़े लिखे हैं, जिनमें से एक संपूर्ण वो हैं, आधे डॉक्टर स्वरूप सिंह हैं। तो उस जैसी शख्सियत के साथ काम करके उनके व्यक्तित्व से आपने क्या सीखा, क्या देखा उनमें? मुझे बिल्कुल याद पड़ता है 1977 में जब चौधरी हरद्वारी लाल जी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर लगकर आए तो मेरी उससे पहले उनकी कोई मुलाकात नहीं थी और ना मैं जानता था, मैंने उन्हें सुना भी नहीं था। उन्होंने शुरू में मुझे कुछ काम दिए तो मैंने बड़े टाइमली उनकी परफॉर्मेंस उनको करके दी। इससे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। इसके बारे में मैं कहूँ कि वो आदमी मेरिट को प्रेफर किया करते तो गलत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनकी सोच ये थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर कभी भी अगर कोई फैकल्टी का सिलेक्शन करना है तो कास्ट, क्रीड या रीजनलिज्म के बेस पर नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा मेरिट को आधार मान करके ही सिलेक्शन किया करते थे और उसमें अगर किसी प्रकार की कोई बाधा, रूल्स रेगुलेशंस की आती भी थी तो ही वाज सच ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही कुड हैव सर्टेनली डिवाइस्ड द मैनर टू रिटेन दैट इंटेलिजेंट माइंड इन द यूनिवर्सिटी. And that was one of the reasons that he selected very good persons, not only MD University, but earlier to that he was in Kurukshetra University and he selected various good persons just like Pramila Thapar etc. etc. कि जो आदमी मेरिट का होगा उसको किसी न किसी तरह से उस इंस्टीट्यूट में लाया करते थे। ये उनकी क्वालिफिकेशन थी और इसमें कोई दो राय नहीं कि ही वॉज वेरी लीजेंडरी फिगर। उनकी इतनी पकड़ थी, यानी ही यूज्ड टू वर्क सो हार्ड। इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ही यूज्ड टू स्टडी 8-8 घंटे रोजाना पढ़ा करते, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने और बहुत सारे कुलपतियों के साथ काम किया, उनमें से आपको क्या विशेष तौर पे किन को याद करते हैं आप? किन लोगों की आपके जीवन में एक फॉर्मेटिव गाइडेंस? जो आदमी इस स्तर तक पहुंचते हैं, यद्यपि उसमें कुछ इतना अच्छा होता है, करने के लिए मिलता है। जैसे मैं कहूँ कि जनरल OP कौशिक थे, ही वॉज ए गुड डिसिप्लिनेरियन. He used to reach the office correct at a dot point and he would like that others officers should also join the office in time. He set certain traditions. Those were very good. So was the case of General G.C. Agarwal. He was a very honest man. And if I have seen any honest person, तो General G.C. Agarwal was the honest person who always believed, जिनका ऐसा विश्वास था कि मेरिट की चीज़ों को प्रमोट किया जाए, nothing should be done on considerations. सो मैं ये कहूँगा कि इस तरह से जनरल सुहाग थे। ही टू वॉज वेरी गुड मैनेजमेंट। तो उन लोगों से बहुत कुछ सीखने का मिला और उन्हीं का ये मैं कहूँ कि असर है कि मैं उनके मार्गदर्शन पर या उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोगों की नज़र में आप पहली बार आए जब आप परीक्षा नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बने MD यूनिवर्सिटी के, तो क्या अनुभव रहा आपका? किस तरह की समस्याओं से आपने? उस वक्त जो परीक्षा सिस्टम में जो खामियां थी
उनको दूर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग एक ऑर्गेनाइज वे में नकल वकल किया करते थे। मुझे इस बारे में वाइस चांसलर महोदय जी का बहुत ही सहयोग मिला और उन्होंने इस चीज़ को, इस बुराई को दूर करने के लिए मुझे पूरी अथॉरिटी दी। एंड विद द हेल्प, देखिए इसमें ये कहूँ कि मेरी सारी कामयाबी ऐसा नहीं है। माई सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग ऑफ ऑनरेबल टीचर्स. It was the teacher who has been teaching in the class. It was he who has been conducting the examination. It was he who has been evaluating the answer sheets. It was he who will be doing all the things in academic world. So उनका बहुत ही सहयोग रहा. So were the students too. Resultantly, I was able to curb this menace of copying in phases. And at a stage, you will see if the record, which with the evidence there in MD University, कि subsequent years में इनके UMC के यूज के केसेस कम होते चले गए और उसमें बहुत हद तक हमने कामयाबी पाई. एक और बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है शिक्षा जगत में कि केसी भारद्वाज ने MD यूनिवर्सिटी में रिजल्ट की डेट पहले डिक्लेयर कर दी थी. मेरे ख्याल से ये पहला मौका था जब डिक्लेयर होता था कि इतनी तारीख को, परीक्षा होने से पहले ये डिक्लेयर होता था कि इतनी तारीख को इस क्लास का रिजल्ट आ जाएगा. इसके बारे में आपने ये कैसे संभव करके दिखाया? एक्चुअली क्या था कि डेट्स, जो रिजल्ट्स थे बहुत लेट तक आया करते, लोगों को एडमिशन्स नहीं हुआ करते थे. और एडमिशन्स के साथ साथ क्योंकि जुलाई अगस्त में बहुत सी वैकेंसीजियाँ निकलती हैं तो लोग अपने फॉर्म नहीं भर सकते थे, उनका रिजल्ट नहीं आया करता था. तो एक बहुत ज़रूरत थी कि रिजल्ट टाइम पर निकाले जाएँ. ये बहुत बड़ा काम था कि जब तक कॉपी इवेल्युएट नहीं हो जाएगी तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, जब अवार्ड नहीं आएंगे तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, प्रीवियस पोस्टिंग अगर नहीं होगी तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे. इन सभी को समाधान के लिए मैंने ब्रांचेज में जाकर डिफरेंट ब्रांचेज की मीटिंग बुलाई और सभी के विचार इस विषय में प्राप्त किए. तो सहयोग ये हुआ कि सभी मिलकर के हम एक शेड्यूल बनाएं, जो शेड्यूल ऑफ वर्क एग्जामिनेशंस नाम दिया गया. उसके वे डेट्स के मुताबिक हम वी शैल अडहियर टू द डेट्स, भाई कब इम्तिहान करने हैं. और इम्तिहान के आने के बाद सभी सेंटरों से कापियाँ अगर इकट्ठी होकर के आ जाती हैं हमारे पास, तो कापी अपने पास रखने की बजाय हर थर्ड डे हमें कापी एग्जामिनर के पास पहुंच जानी चाहिए. और एग्जामिनर्स के स्पेशल स्पॉट एवेल्युएशन सेंटर कायम किए गए ताकि एक एग्जामिनर अपना इवेल्युएशन के अंदर ध्यान लगा करके पूरी कापियाँ एक दिन में जांच करके जितनी नॉर्म्स के मुताबिक ज़रूरी होती थी और यूनिवर्सिटी को भेजता रहे. और साइमल्टेनियसली यूनिवर्सिटीज़ को डिकोडिंग करके कंप्यूटर का अगर इस्तेमाल मैं कहूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी सबसे पहले एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन के अंदर लागू किया था. इससे फॉर एग्जाम्पल अगर 25 मई या 23 मई को हमारे एग्जाम अंडर ग्रेजुएट ख़त्म हुआ करते थे, 23 मई से लेकर के 28 मई को रिजल्ट हम तैयार करवा करके अखबार के ऑफिस में भेज दिया करते थे, क्योंकि ट्रिब्यून वाले उस वक्त 72 घंटे पहले रिजल्ट को लिया करते थे. और 28 तारीख को हम रिजल्ट भेज करके 1 जून को पार्ट 1 का रिजल्ट निकाल दिया करते थे. इसी प्रकार क्योंकि 1 जून के जो कंपार्टमेंट या जिनके इम्प्रूवमेंट वगैरह का लगाना था सेकंड के लिए, तो सेकंड का 6 जून को निकाल दिया करते थे. और BA पार्ट 3 का 12 जून को हम रिजल्ट निकाल दिया. दैट वाज अमेरिकन एंड BCB अल्टीमेटली अडहियर टू दिस शेड्यूल फॉर ईयर्स टुगेदर. और ये UGC वगैरह ने, AIU ने और सभी जगह अप्रिशिएट किया गया था कि वी शुड फॉलो द पैटर्न विच इज बीइंग अडॉप्टेड बाय MD यूनिवर्सिटी. तो इसमें हम कामयाब तभी हुए जब हम इसे प्रिकॉशंस ली और वाकई में ही डेट्स हम पहले अनाउंस करवा दिया करते थे अखबारों में. और अखबार हमारा बहुत उससे बड़े स्वाभिमान के साथ उसको छापता था. 23 सालों की इस लंबी पारी में जीवन के बहुत अच्छे, बुरे, खट्टे मीठे अनुभव हुए होंगे, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई होगी. क्या सीखा, किस तरह का अनुभव आपका रहा, दर्शक जानना चाहेंगे. देखिए, जब आप किसी जगह पर काम करते हैं तो बहुत सी अथॉरिटीज ऐसी आ जाती हैं जिनके मन के मुताबिक गलत काम करने में आप 2 दफ़ा सोचोगे कि नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं मानती. इसी प्रकार एक वाइस चांसलर थे, उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया और उन्होंने पर्टिकुलरली कहा कि आपने ये सेंटर भिवानी के स्टूडेंट्स के फॉर्म क्यों एक्सेप्ट कर दिए लास्ट डेट पर. सो हमें इंक्वायरी के रूप में पाया गया कि वो फॉर्म बच्चों ने तो टाइम पर दे दिए थे और उनका जो ऑफिस था उसने कहीं मिसलीड कर दिए और हेड क्लर्क की गलती की वजह से वो फॉर्म यूनिवर्सिटी को टाइम पर नहीं भेजे जा सके, जिसकी वजह से उनका रोल नंबर, उनके फॉर्म कैंसिल कर दिए थे. I wrote on the file कि the students submitted their application form in time to the college concerned because regulars के college भेजते होते थे. And the head clerk or the teacher concerned mislaid those forms and could not be sent to the university in time. Therefore, fault lies with the institution and not with the students.
स्टूडेंट्स का उसमें कसूर नहीं था, इसलिए वाई द स्टूडेंट्स सफर फॉर द फॉल्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, आई रोट ऑन द फाइल कि फॉर द फॉल्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन द कैंडिडेट शुड नॉट बी अलाउड टू सफर एंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी एक्सेप्टेड. On my this recommendation, the vice chancellor did not agree and he wrote nasty against me. I again submitted the file कि it would be appropriate if the vice chancellor secretariat is sent to learn some kind of office etiquette so that this petty objections should not be raised. So in these circumstances, certainly it becomes sometimes difficult to work in such an environment. जब कुलपति आप बन गए, कुलपति बनने के बाद आपका इस तरह का अनुभव आपने, अब आप तस्वीर के दूसरी तरफ थे, मेज के दूसरी तरफ थे, अब क्या इस तरह के अनुभव आपको उस तरफ भी आके हुए या आपने देखा कि सिर्फ कुलपति क्या ऐसे में मदद कर पाता है, अब आप तस्वीर की दूसरी तरफ है, क्या नजरिया है? जी देखिए, अगर कुलपति को गलत बात करवाएगा तो नीचे वाले जो ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है सही बात को दोबारा ठीक तरह से लिखे. मैंने लिखा और उनको माननी पड़ी वो बात. तो इसलिए कभी भी सही बात जो रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स के साथ हो उसको कभी छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी चीजें ऊपर वाले जो सब चीजें टॉप पर बैठा है उनको भी सारी चीजें नहीं पता होती. ऑफिस इसीलिए होता है, दे आर द रेगुलर फीचर. जो सीनियर ऑफिसर्स हैं दे आर टेम्परेरी, दे कम एंड गो ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, बट द ऑफिस इज अ पेरिनियल थिंग. So they should point out this thing is beyond your jurisdiction and it would not certainly create a good healthy example for that, and they may correct the things. So accordingly one should rely upon the rules, regulation and the right advice of the office. कैसा लगा एक परीक्षा नियंत्रक से जब आप कुलपति बने सिरसा विश्वविद्यालय के पहली बार, किस तरह का अनुभव हुआ, कैसी अनुभूति? नेचुरली हर आदमी की उम्मीद होती है कि वो ऊंचाई को छुए और जो घर का मुखिया होता है उसके अपने विचार लागू करने का एक उसको अवसर मिलता है. फिर जो तकलीफ या कठिनाई आपने अनुभव की हैं जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल की, वो उन पर लागू मत करिए, कोशिश करिए. इसका मैं उदाहरण भी देता हूं कि मैंने अभी कोई टाइम वगैरह, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर, कोई नॉन टीचिंग कर्मचारी कभी भी मुझे किसी वक्त मिल जाए, मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ और उस बात को सोचता हूँ कि इसने ये चीज़ की अप्लाई किया हुआ है. अगर इसको अब्रप्टली मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो ये विल फील लाइक मी एड आई बीन फीलिंग इन द पास्ट. सो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जस्टिस डिलीवर करूं, और जस्टिस डिलीवर तभी कर सकता है अगर आदमी ह्यूमन टच आदमी उसमें रखी जाएगी. तो कुलपति बन के आप सिरसा आ गए, यहाँ आके आपने जो काम किए, क्या उपलब्धियां मानते हैं आप अपने पहले टेन्योर की? क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो स्वाभाविक तौर से देखने पर पता लगा कि ना तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बहुत बेहतर है, ना ही फैकल्टी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत पुअर है. इसके साथ साथ कोर्सेज भी कोई इतने अधिक नहीं हैं. तो सारा मेरे सामने एक बहुत हरकुलियन टास्क था. तो इस बारे में मैंने प्रयास करने शुरू किए. सबसे पहले जो मेरे सामने था कि इसको यूजीसी के रिकग्निशन दिवानी 12B के अंदर बहुत ज़रूरी थी, और वो तभी हो सकती थी यदि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा हो और फैकल्टी पूरी हो, क्योंकि अगर 5 डिपार्टमेंट्स पूरे नहीं होते तो यूजीसी की टीम इंस्पेक्शन के नहीं आती. इसके साथ साथ मेरी सोच थी कि जितना भी जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का ऑफिस है उसकी मान्यता पर भी हमारी यूनिवर्सिटी उसका मेंबर बने, क्योंकि जब तक ऑफिशियल स्टेटस यूनिवर्सिटी को नहीं मिलता और सेंट्रल बॉडीज़ के नॉर्म्स के मुताबिक नहीं होते तो उसकी मान्यता को लोग कम मानते हैं और व्यवहारिक भी नहीं है. इसके अतिरिक्त यूजीसी बहुत सी स्कीम्स का, बहुत से की फेलोशिप से पैसे देती है, ग्रांट देती है, उनसे बच्चे महरूम रह जाएंगे और केवल स्टेट फंड्स के ऊपर यूनिवर्सिटी इतनी ग्रो नहीं कर पाएगी. मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा. विश्वविद्यालय की जो दूरवर्ती शिक्षा का निदेशालय के कार्यक्रम हैं उसमें खासतौर पे एमफिल का प्रोग्राम CDLU का काफी विवाद में रहा. लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरह से MDU ने BEd शुरू किया था पैसा उगाने के लिए, CDLU ने एमफिल प्रोग्राम शुरू किया है. उस विषय में आप क्या? बड़ा आपने अच्छा टॉपिक दिया है और ठीक क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि उस वक्त एमफिल के जरिए लोगों को लेक्चरर्स की नौकरी मिल जाया करती थी. तो मदुराई यूनिवर्सिटी, कामराज यूनिवर्सिटी, अलीगप्पा यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ एमफिल वगैरह करवाया करती थी. तो हमारे हरियाणा के बहुत से बच्चे वहाँ करके आया करते थे जिनका कितना ही तो खर्चा आता था. अगर फीमेल कैंडिडेट जब माँ बाप को साथ लेके जाया करती थी, सही इम्तिहान होते भी थे या नहीं थे, बहुत उसको उनका नुकसान होता था, बड़ा टाइम भी लगता था, और वो सही थी या नहीं थी कितनी उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क होता था.
तो वो सोच के कि ये सुविधाएं अगर हम दे सकें तो बहुत बेहतर होगा। इसी सोच के साथ हमने एमफिल शुरू की थी और हमने उसको कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसके लिए जो एक टीचर टॉट की जो रेशियो था उसको मेंटेन किया और टीचर्स को बहुत अच्छा रेम्युनरेशन दे करके उनका इधर ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ साथ जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन था उस पर हमने बहुत जोर दिया और वो इतना फेयर था कि सभी को समझे भी दाखिला तो मिल गया, लेकिन बगैर पढ़े या बगैर परफॉर्मेंस के किसी प्रकार का सर्टिफिकेट हासिल नहीं हो सकेगा। रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट हम टाइम पर भी निकालते रहे तो जो भी वैकेंसियाँ निकल गई उसमें मोस्टली CDLU से जो देवीलाल यूनिवर्सिटी जिन्होंने पास किया है वो एमफिल की नौकरी लेने में कामयाब हुए। यदि मैं आज कहूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी के पास किए हुए मैक्सिमम टीचर्स को नौकरी मिल गई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसका ये वायदा हुआ था। इससे बात थोड़ा पारिवारिक जीवन की तरफ ले जाना चाहूंगा मैं आपको। ऐसा कहा जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो आपके परिवार का, आपकी पत्नी का कितना सहयोग रहा जीवन की इस यात्रा? वैसे क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा बड़ा हम्बल राइज है और उसमें मेरी धर्मपत्नी का 100% सहयोग है, यानी वो बहुत ही प्रेरणादायक थी। और मैं ये कहूँ कि अब शी इज नो मोर बिकॉज वो एक्सपायर हो गई थी लास्ट ईयर। उन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया और ना केवल साथ दिया, वो हर बात की मुझे ठीक ठीक से यानी उसको तौल करके एडवाइस देती थी और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती थी, दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करती थी और यूनिवर्सिटी में अपनत्व को इतना इन्वॉल्व करती थी। वो कोई एम्प्लॉयज आया तो उसकी बात सुननी और उस बात को अगर किसी सर्कमस्टांसिस वो मुझे नहीं कह सकता तो वो उनकी भलाई के लिए मुझे बात मेंशन किया करती थी। अगर टीचर्स ने भी कोई बात करती है तो कभी कैजुअल मूड में जब देखते भी अब ठीक है मैं रिसेप्टिव होता तो यूनिवर्सिटी की भलाई की, प्रमोशन की, इन सब की बातें किया करती थी, जिससे मुझे ना केवल उनका प्रति एक रियाई मिलती थी बल्कि एक फील होता था कि ये किस प्रकार एक आउटसाइडर के रूप में रोल करके और इनर रूप में मुझे बता रही हैं। और उसका इतना मुझे सहयोग मिला कि वो हर तरह से मुझे घर वर की सब चिंताओं से दूर रखती थी और केवल वो कहती थी कि आप तो यूनिवर्सिटी का ख्याल रखा करो। तो वाकई में ही इस कामयाबी के पीछे उनको 100% श्रेय है। आपकी कामयाबी के कदमों की अगर गिनती करें तो एक वक्त वो आया जब आपको हरियाणा रत्न से नवाजा गया। उस अनुभव के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कोई कितना इंद्रलेप आदमी हो, राइट एप्रिसिएशन को सभी चाहते हैं। इसमें मैं गवर्नर साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे काम को देखा और उन्होंने अप्रिशिएट किया। इससे आदमी में एक जिज्ञासा बढ़ती है और काम करने की प्रेरणा मिलती है। शिक्षा के स्तर में बहुत परिवर्तन आए हैं, सरकार लगातार प्रयासरत है। विश्वविद्यालय जहां हरियाणा में 1 विश्वविद्यालय 2 विश्वविद्यालय हुआ करते, आज हरियाणा में 7-8 विश्वविद्यालय हैं, लगभग जिलेवार स्तर पे विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं। लेकिन जब शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता की बात करें तब शायद ये परिवर्तन अपने रिजल्ट तक आता नजर नहीं आता। शिक्षा की इस गुणवत्ता की कमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है इसका? मैं बैकग्राउंड बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि बगैर शिक्षा के प्रोग्रेस नहीं हो सकती किसी भी फील्ड में। इसलिए जो हमारी प्लान जो है इंडिया का जो एक टारगेट है वो कि हमारी इनरोलमेंट रेशियो अधिक होनी चाहिए। जो इनरोलमेंट रेशियो पहले कभी 9% हुआ करती थी वो हमें 30% तक ले जानी है। तो अभी 15% तक हम पहुंच पाए हैं। उसमें इतने हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम सरकार सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके इनरोलमेंट रेशो तक पहुंच पाए। तो सरकार कोशिश करती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप को मिला करके और फिर इन चीज़ों को बढ़ाया जाए। इसलिए जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में संख्या बहुत कम है। अगर मैं कॉलेजेस में कहूँ कि 90% ये कह दीजिए कि 80% के करीब हायर एजुकेशन कॉलेजेस में है, एजुकेशन तो यूनिवर्सिटी में तो बहुत कम ही है। इसलिए यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाना भी ज़रूरी है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, क्वालिटी के लिए स्टैंडर्डाइजेशन आप करिए, क्योंकि सरकार ने इस प्रकार कहीं नहीं कहा हुआ कि आप क्वालिटी इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करिए। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो इससे पहले आपको 6 टीम्स भेजती है। यूजीसी की टीम आएगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम आएगी, स्टेट की टीम आएगी, वेदर ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एबल टू प्रोवाइड द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ओपनिंग द यूनिवर्सिटी और नॉट। वो सही सीमाओं पर उतरते खड़ते तब उनको सरकार एक किस्म से अप्रूवल देती है, अदरवाइज अप्रूवल नहीं देती। नाउ सब्सिक्वेंटली दैट इंस्टीट्यूशन मेंटेन्स और नॉट, इसके लिए पीरियडिकल इंस्पेक्शन होने चाहिए। अगर नहीं करने तो तोड़ने की प्रथा भी होनी चाहिए। आप अपने विश्वविद्यालय में इसके लिए क्या? हाँ, हमारे विश्वविद्यालय में ये कहता हूँ
कि यहाँ का लड़का पढ़ लिख करके, इवन मोस्टली यहाँ पर जो ट्रेडिशनल कॉलेज हैं वही हैं, BA, BSc, BCom, MBA, BBA, ये MCA करते हैं। इनसे जो लड़का हमारा पढ़ तो जाता है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी फॉरवर्ड अच्छी नहीं है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके दूसरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक मुझे इसमें याद भी आ गया कि हमें पहले कहते थे कि हम BA कर गए, MA कर गए, लेकिन इंग्लिश का फ्लो नहीं होता था, तो पढ़े हुए भी अनपढ़ रह जाते थे। इस प्रकार आज जो पढ़ तो गए, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं आ रहा। तो कंप्यूटर की यूजेस जो है हर जगह तकरीबन कंप्यूटर का यूज है आजकल, इसलिए कंप्यूटर के प्रति नहीं आना कंप्यूटर, वो फिर अनपढ़ रह गए। इसलिए ये कमी पूरा करने के लिए मैंने अपने यूनिवर्सिटी के लिए करियर काउंसलिंग सेल जो काम किया है, उसके अंदर बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है कि यू मस्ट एक्वेंट योरसेल्फ विद द कंप्यूटर, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस आना चाहिए, पावर एक्सेल आनी चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, ये चीज़ें तो उसको आनी ही चाहिए। इसके साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ावा दिया जाए, डिजिटलाइजेशन भी शुरू किया। इससे मैं कह पाऊंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी दूसरों से इस प्रकार आगे निकल कर उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। शिक्षा जगत में पिछले सालों में बड़े परिवर्तन आए हैं, जहां एक तरफ सेमेस्टर प्रणाली आ गई, कुछ कंप्यूटर का शिक्षा में चलन हो गया। इन सब परिवर्तनों से आपको क्या लगता है, शिक्षा जगत किस तरह के आने वाले समय में किस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरा? हाँ, पहले किस प्रकार की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था, ये पहले अंग्रेजियों की देन बताते हैं। उसमें अंग्रेजियों की जो जरूरत थी वो केवल बाबू पैदा करने तक ही सीमित थी। अब हम मनुष्य का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। इसके लिए क्योंकि जो थ्रोट या रट्टे जो बात होती थी वो समझ में ना आने से कुछ दिन के बाद उनकी नहीं रहती थी। अब जो सेमेस्टर प्रणाली लागू की है उसमें बहुत एडवांटेज ये है कि एक तो कंटिन्यूस सिस्टम होगा, यानी बच्चे का आप कभी वो भूलेगा नहीं, कंटिन्यूशन असेसमेंट इवेल्युएशन है उसकी। इसके साथ साथ वो अपने जो क्वेश्चंस की फॉर्मेट थी, पहले तो क्या था कि फॉर्मेट क्वेश्चन आया करते कि पहले 10 क्वेश्चन दे दिए, इसमें कोई 5 क्वेश्चन करो, और 5 में भी उसमें 5 वो छोड़ देते जो पहले आ लिए, उन्हें रिपीट नहीं होते थे, और उसमें 33% से पास होना पड़ता था और 33% में 1% ग्रेस मिल जाया करती थी। तो पढ़ाई के जो स्टैंडर्ड थे, वो नॉर्म्स थे, वो अप टू मार्क नहीं थे। इसलिए अब सेमेस्टर सिस्टम लागू करने से बच्चे के असाइनमेंट्स ही मिलती हैं, कंटिन्यूस असेसमेंट भी होती है, इंटर असेसमेंट भी होती है, और टीचर टार्ट को रिलेशनशिप बनी रहती है। इसलिए हर प्रकार से एक बच्चे के सत्र के अंदर बहुत बेहतर एजुकेशन का इसमें प्रावधान है। इसी सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। ये चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में इस समय क्या आपके सपने हैं, क्या आप कहाँ ले जाना चाहते हैं विश्वविद्यालय को लेके? क्या आप जिन सपनों के साथ इस विश्वविद्यालय में कुलपति बन के आए थे, क्या आप वो उपलब्धियां कर चुके हैं या कुछ अभी भी बचा है? कोई और चीजें हैं जो आप देखते हैं भविष्य में करना चाहते हैं? जो फॉर्मल बातें थी वो तो अब तक अचीव हो रही हैं या हो चुकी हैं, लेकिन जो वास्तविकता में बच्चे को अपने आप को मार्केट में आज कट थ्रोट कंपटीशन हर एक चीज का है। ग्लोबलाइजेशन लेवल पर भी हर आदमी अगर बेहतर कर सकता है तो उसको रिटेन किया जाएगा, नहीं कर सकता उसको छुट्टी कर देंगे। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि यहाँ का बच्चा, जैसे मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल में लैक करता है, कंप्यूटराइजेशन के लिए एक्वेंट नहीं है, ये चीज़ें जगह जगह पर लागू करें। काउंसिल सेल यहाँ का जो है वो सारे कॉलेज में ऐसे स्थापित करूँ, और जो कॉलेज के टीचर्स इस चीज़ का जिम्मेवारी ले सकते हैं उनको समझाऊं कि इन बच्चों को आप ट्रेन करेंगे। यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत से को तो नॉलेज ही नहीं है कि वैकेंसी कहाँ पर निकलती है, कितनी निकलती है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं। तो इस सभी को जागरूक करने के लिए मेरी सभी इच्छाएं हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी को इस प्रकार से ऊंचाइयों पर लेके जाऊं कि यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा की पहचान बने कि जो देवीलाल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ही मस्ट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स। सुना है इंटरनेट पूरी शिक्षा को बदलने वाला है। हम देखते हैं, पढ़ते हैं अखबारों में, मैगजीन्स में, टीवी पे, हर जगह चर्चा है कि इंटरनेट आ जाने से शिक्षा बदल जाएगी, क्लासरूम बदल जाएगा। उसके लिए हम कितने तैयार हैं, या चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कितना तैयार है? बहुत अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत प्रोग्रेस कर रही है। हमने वाईफाई सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, इसके साथ साथ ये जो नेटवर्क से कनेक्ट सभी को किया है, डिपार्टमेंट सारा कनेक्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि जब तक इंटरनेट की नॉलेज बच्चों में नहीं होगी तो वो दूसरों से कनेक्टिविटी रख ही नहीं सकते। ये सभी चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और हमारे विभिन्न विभागों में इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए गए हैं,
प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। इन सब की शिक्षा का आभास होने से बच्चा वास्तव में किसी हद तक बुलंद ऊंचाइयां छोड़ने में कामयाब रहेगा। कॉन्वोकेशन, कल्चरल प्रोग्राम, ये चीजें मानी जाती हैं कि विश्वविद्यालय की रीढ़ होती है, विश्वविद्यालयों के सांस्कृतिक मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी AIU की मेंबरशिप अपने, उसका मुख्य कारण यही था कि ताकि मैं इंटर यूनिवर्सिटी एक्ट कर सकूं। अब यहाँ खेल के लिए हमारे को इंटर यूनिवर्सिटी सारी वो मिले हैं जोन के अंदर, लेडीज का और हेड्स का, जो वुमेन उसकी बॉक्सिंग का जो है मिला है, तो हमारी यूनिवर्सिटी करवाएगी। इसी प्रकार से कन्वोकेशन के लिए हमने डेट मांगी दी हुई है, और जो है कन्वोकेशन भी फर्स्ट यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन शीघ्र ही करवाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि नवंबर के एंड दिसंबर के महीने में हमारी कन्वोकेशन होगी, और इससे जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, जो अपनी डिग्री हासिल करेंगे, वो इससे बहुत ही लाभान्वित के साथ साथ उत्साहित होंगे। जीवन के इस सफर में जब केसी भारद्वाज खड़ा होता है तो कहां पाता है अपने आप को? कितना चल लिया, कितना रह गया, कहां देखता है अपने आप को? देखिए, आदमी कितने ही काम कर ले, अभी भी करने को बहुत कुछ बाकी है। जो आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर देंगे तो अधिक से अधिक करने की चेष्टा में लगे। मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा कि आप कोई संदेश, कोई बात सबसे कहना चाहें। देखिए, मैं पहले भी जैसे मैंने बताया था कि मुझे बहुत ही स्टूडेंट्स, टीचिंग कम्युनिटी, नॉन टीचिंग, इनका बहुत सहयोग मिला है, और मैंने पहले शुरू में कहा था कि मेरी कामयाबी इन सब के काम पर है, वरना मैं तो 24 घंटे भी काम कर लूँ तो एक आदमी का ही तो काम करूंगा ना। इन सब का सहयोग मुझे इतना मिला है आने पर, और यहाँ की पब्लिक भी इतनी सरसा के लोग इतने ऑनेस्ट हैं, दे आर सो गुड टू मी, कि कोई बात में किसी से कोई कहीं का लगा हो, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कीन है वो, और जब भी मैंने उनको सहयोग की डिमांड की, वो सभी मुझे तत्परता पर मिले। तो मैं फिर दोबारा ये दोहराऊंगा कि कोई भी व्यक्ति यूनिवर्सिटी की भलाई के लिए कोई बात मुझे कभी भी कहना चाहे, और जो एक्शन मेरे से यूनिवर्सिटी के हित का हो, वो कभी भी, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे आम साधारण व्यक्ति है, या आम व्यक्ति है, या टीचर से, कोई भी किसी वक्त भी मिले, उनके लिए हमेशा ही मैं उपलब्ध हूँगा। आज के बदलते समाज में शिक्षक के ऊपर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हैं, शिक्षक की गरिमा पे भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। क्या देखते हैं आप इस गतिशील समाज में, इस लगातार बदलते समाज में शिक्षक की भूमिका भी बदली है, तो क्या शिक्षक का चरित्र भी बदला है? क्योंकि शिक्षक एक समाज का हिस्सा है। आपको जो समाज में सारा परिवर्तन जिस प्रकार का, वो भी अपने आप को बचा के नहीं रह सकता, उन पर जरूर उसका आभास है, लेकिन फिर भी उसको आप कह सकते हैं उसके में सुधार की गुंजाइश है। आप समाज का सुधार करिए तो शिक्षक उसका पार्ट अपने आप सुधर जाएगा। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमने मुलाकात की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति, हरियाणा रत्न डॉक्टर केसी भारद्वाज से। अगले कार्यक्रम में फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।